जल्दी से आप हमको बताएंगे कि कहां से आपको क्लास पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको पहले आपका सिलेबस बता देता हूं, जल्दी से पाठ्यक्रम बता देते हैं और उसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो कल फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या होता है, मोटा मोटी आपका होता है भारतीय इतिहास। अगर हम लोग मोटी मोटा बात करें तो क्या क्या होता है, भारतीय इतिहास, दूसरा भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, दूसरा भारतीय संविधान, तीसरा है ना भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल। फिर चौथी बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। और लास्ट में आपका आता है ना स्टैटिक जीके। लास्ट में आपका आता है परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका कंप्यूटर भी थोड़ा सा रहता है, एक दो क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के, और एक आपकी आती है करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप हमको बताएंगे कि कहां से हम लोग स्टार्ट करें। अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो बहुत लंबी क्लास ले जाएंगे, फिर पूरा ही कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज आधा आज और आधा कल। नितिन सर आप बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद, है ना। तो कहां से स्टार्ट करें, तो यहीं से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इतिहास से प्रारंभ करते हैं और अगले आधे घंटे में, अगले आधे से घंटे में या 45 मिनट में हम लोग इतिहास के संपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। संपूर्ण मतलब संपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, विकास लोहानी सर इतिहास के प्रश्न करा दो, प्रश्न वाला काम खत्म है अपने पास। मैराथन ये प्रश्न वाली थोड़ा ना चल रही है, ये जो पैसा देकर आप पढ़ते हो ना वो वाली क्लास चलाने वाले हैं। समझ में आ गया, तो बस जो जो बताऊंगा बस आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, इतिहास से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और इसकी हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो इसको फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। देखिएगा, इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। हम लोग को अगले 45 मिनट में पूरी इतिहास खत्म करनी है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास खत्म करनी है। ठीक है, तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। सबसे पहला आपको देखना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से क्या प्रश्न आता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। दक्षिणी बिंदु है दायमाबाद, दक्षिणी बिंदु है दायमाबाद। उत्तरी बिंदु है ना, उत्तरी बिंदु है मांडा। और पश्चिमी बिंदु है ना, पश्चिमी बिंदु है सुतका गेंडोर। पश्चिमी बिंदु है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां पड़ेगा, बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे दाश्क नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अगर प्रवरा नदी ना आ जाए तो गोदावरी लगा दीजिएगा। अगला आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, और ये आपका हिंडन नदी किनारे स्थित है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, और ये आपकी चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये आपकी चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता से अगला प्रश्न है कि बताइए कालीबंगन कहां पर है। बस नॉर्मल से देखते चले जाइएगा, जितना पढ़ाऊंगा एक एक प्रश्न आपके पेपर में मिलेगा, एक एक प्रश्न आपके पेपर में मिलेगा जितना भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए, है ना, तो लाइक जरूर करते रहिएगा सब लोग, ठीक है ना। तो कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ का सिंधु सभ्यता का स्थान है, तो आप कहेंगे राजस्थान। इसके बाद पंजाब में सिंधु सभ्यता का स्थान क्या है, तो आप कहेंगे रोपड़। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, 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 है ना। ये सारे मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, हड़प्पा, ये सब आपके कहां पर हैं, या फिर आपसे पूछेगा किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में। कहां बताएंगे, पाकिस्तान में, है ना। फिर इसके बाद गुजरात से आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा लोथल, रंगपुर, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। जितना बताऊंगा उतना याद रखिए, धौलावीरा। इसके बाद अगला प्रश्न याद रखेंगे, गुजरात हो गया। इसके बाद अगला याद रखेंगे
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बता चुका हूँ, आलमगीरपुर इतना इंपॉर्टेंट है, बस उतने इसको ही याद रखिए। कालीबंगन है ना, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, है ना, पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, बस इतने आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद ये जो लोथल है, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक स्थान, आपसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहां से मिले थे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से मिले थे, आप कहेंगे गुजरात से मिले थे। कितने स्थल मिले थे, 200 से ज्यादा। इसके बाद जो लोथल है वह सिंधु सभ्यता का प्रमुख क्या था, बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख क्या था, बंदरगाह था या गोदीबाड़ा था, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह या गोदीबाड़ा कौन था, लोथल था। अगला, धौलावीरा को हम लोग कहते हैं सफेद कुआं। क्वेश्चन पूछा जाएगा धौलावीरा का नाम क्या है, धौलावीरा का वास्तविक नाम क्या है, तो आप कहेंगे सफेद कुआं। और आपसे पूछा जाएगा कहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी, कहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी थी, तो आप कहेंगे सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली धौलावीरा की थी। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद कालीबंगन से क्या मिला था, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगन से क्या मिला था, तो आप कहेंगे काले रंग की चूड़ियां मिली थी और ऊंट की हड्डियां मिली थी, ऊंट की हड्डियां और काले रंग की चूड़ियां मिली थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछेगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित था, तो आप कहेंगे रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित था, आप कहेंगे रावी नदी किनारे। कौशर जी याद कैसे करें, तो आप याद रखेंगे रंग है हरा, आप हरा रंग याद रखेंगे तो हा से हो जाएगा हड़प्पा और रा से हो जाएगा रावी। इसके बाद आपसे पूछेगा मोहनजोदाड़ो, आपसे पूछेगा मोहनजोदाड़ो, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी, है ना। कैसे याद रखेंगे, तो आप कहेंगे मौसी, मौ से मोहनजोदाड़ो और सी से क्या हो जाएगी, सिंधु नदी। इसके बाद बिहार का शोक क्या होता है, तो बिहार का शोक होता है कोसी, है ना, तो को से याद कर लो कोट दीजी। आपसे पूछेगा कोट दीजी किस नदी किनारे स्थित था, आप कहेंगे सिंधु नदी किनारे स्थित था। तो 1 2 3 और एक और याद करेंगे लोथल, लोथल, लोथल किस नदी किनारे स्थित था, आप कहेंगे भोगवा नदी किनारे स्थित था। कैसे याद करेंगे, लोभ नहीं करना चाहिए, कैसे याद करेंगे, लोभ नहीं करना चाहिए, तो लोभ अगर याद कर लेंगे तो लो से हो जाएगा लोथल और भा से हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है ना, तो ऐसे आपको जिंदगी में आपको एक न एक दिन बहुत बड़ा मिलेगा क्या, चांस, जिसमें आपकी जिंदगी चमक जाएगी। तो चा से क्या हो जाएगा, चन्हुदड़ो। आपसे पूछेगा चन्हुदड़ो किस नदी किनारे स्थित था, तो सा से लगा देंगे सिंधु नदी, क्या लगा देंगे, सिंधु, तो चन्हुदड़ो भी क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। खत्म। अब लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से अंतिम प्रश्न बताऊंगा मैं और इसका ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्या, जैसे सिंधु सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, इसके बाद सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी कौन सी थी। ठीक है ना, तो प्रमुख देवता कौन थे, तो आप कहेंगे पशुपति, क्या बताएंगे, पशुपति। प्रमुख देवता कौन थे, पशुपति। प्रमुख देवी कौन सी थी, तो आप कहेंगे मातृ देवी। प्रमुख देवी कौन सी थी, और आप कहेंगे मातृ देवी। बात समझ में आ रही है। इसके बाद सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, यानी कि मुखिया कौन होता था, है ना, एक महिला की पुरुष, तो आप कहेंगे महिला। तो समाज कैसा था, आप बताएंगे मातृ सत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, आप बताएंगे मातृ सत्तात्मक, है ना। और अंतिम प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का, अंतिम प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह देगा बताइए सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता से, है ना, सिंधु सभ्यता का समाज देख लिया हम लोगों ने, प्रमुख देवता देख लिया, प्रमुख देवी देख ली, है ना। प्रमुख पशु पूछेगा, प्रमुख पशु पूछेगा तो आप बताएंगे कुबड़ वाला सांड, क्या बताएंगे, कुबड़ वाला सांड। प्रमुख पशु पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, कुबड़ वाला सांड बताएंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो आप कहेंगे अन्नागार। आप क्या बताएंगे, अन्नागार बताएंगे, जहां पर अनाज रखा जाता था। और ये अन्नागार कहाँ का प्रसिद्ध था, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो का, है ना। यहाँ कहाँ का प्रसिद्ध था, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो का, है ना। इसके बाद आपसे पूछेगा बताइए स्नानागार कहाँ से पाया गया, आपसे पूछेगा स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो से, है ना। अंतिम प्रश्न बताते हैं, हड़प्पा, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो आप कहेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी, आप कहेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे 1922 में राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। बस सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये 3 स्लाइड याद करनी है, आपको ये 3 स्लाइड याद करनी है। पहला मैं आपको ये बताई,
दूसरी हमने आपको ये बताई और तीसरी हमने आपको ये बताई। समझ में आ गया? ये 3 स्लाइड हो जाएंगी सिंधु सभ्यता से, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, लिख के ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं वैदिक काल में, अब आते हैं वैदिक काल की ओर। आप किस पे आते हैं? वैदिक काल की ओर आते हैं। वैदिक काल से प्रश्न क्या बनेगा? सबसे पहले वेद कितने होते हैं? आप कहेंगे 4 होते हैं। लेकिन वेदांग कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 6 होते हैं। याद रखिएगा, वेद 4 होते हैं और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेद कौन कौन से हैं जल्दी बताएंगे? तो पहला हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा क्या हो गया आपका? सामवेद, तीसरा क्या हो गया आपका? यजुर्वेद, तीसरा क्या हो गया मेरे बच्चे? यजुर्वेद हो गया। और चौथा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे अथर्ववेद हो गया। चौथा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे अथर्ववेद हो गया। ठीक है ना? क्लास को शोक दयाराम, सानी, सौरभ, रिया, है ना? चलो ठीक है बेटा, सभी लोग को जोड़ो जोड़ो, ठीक है ना? आप ही लोगों ने कहा था सर सीआरपीएफ सीआरपीएफ सीआरपीएफ, है ना? जब हम स्टार्ट किए हैं तो गड़बड़ा दे रहे हो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। संगीत का जनक किसे कहा जाएगा? तो आप कहेंगे सामवेद को। पूछा जाएगा संगीत का जनक किसे कहा जाएगा? तो आप कहेंगे सामवेद को, है ना? यज्ञ संबंधी सारी चीजें कहां पर मिलेंगी? तो आप कहेंगे यजुर्वेद में। जादू टोना टुटका कहां पर मिलता है आपको? तो जादू टोना मिलता है आपको अथर्ववेद में, याद रखोगे। इसके बाद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप कहेंगे 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितनी सूक्ति है? तो आप बताएंगे 1028 सूक्ति है। इसके बाद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है मेरे बच्चे? गायत्री मंत्र है, जो कि किसने लिखा है? आप कहेंगे विश्वामित्र ने लिखा है। किसने लिखा है? तो आप कहेंगे विश्वामित्र ने लिखा है। ऋग्वेद का जो है ना, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, नवा मंडल वो सोम देवता को प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो कहेंगे सोम देवता। तो ऋग्वेद का नवा मंडल सोमदेव के लिए है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपसे पूछा जाए शूद्रों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। वेद 4 हैं, वेदांग कितने हैं? तो आप कहेंगे 6। उपनिषद कितने हैं? तो आप कहेंगे 108। उपनिषद कितने हैं? 108। याद रखिएगा, वेद हो गया, वेदांग हो गया। उपनिषद की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक याद रखना है, कौन सा? मुंडक उपनिषद। तो जो मुंडक उपनिषद है उसी से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते नानरतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाम कृतिष्य हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। बात समझ में आ रही है बेटा? कॉमेडी स्टोर जी आपकी तैयारी नहीं है, आपका पेपर है, आप परेशान मत होइए। जो मैं ये 2 दिन की क्लास दूंगा ना मेरे बच्चे, ये जो 2 दिन की क्लास दूंगा ना, इस पूरे 2 दिन की क्लास में पूरा पेपर आउट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन की क्लास जो दे रहा हूँ ना, बस उसी में आउट हो जाएगा। आपने पैसा देकर इतना अच्छा नहीं पढ़ा होगा, है ना? एग्जैक्टली मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुंडक उपनिषद में क्या दिया गया है मेरे भाई? तो मुंडक उपनिषद दिया गया सत्यमेव जयते। उपनिषद कितने हैं? तो आप कहेंगे 108 हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा महाकाव्य। आपसे पूछा जाएगा महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे प्राचीन कौन सा है? रामायण। और इसके बाद कौन सा है? महाभारत, है ना? प्राचीन कौन सा जाएगा? रामायण। और दूसरा क्या हो जाएगा? महाभारत। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो आप कहेंगे 1 लाख श्लोक हैं। और रामायण में कितने श्लोक हैं? तो आप कहेंगे 24,000 श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो आप कहेंगे 24,000 श्लोक हैं, है ना? रामायण रचयिता आपको पता है वाल्मीकि हैं। रामायण रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे वाल्मीकि हैं। और महाभारत कौन है? वेद व्यास, है ना? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर रामायण और इसके बारे में आपको बात समझ में आ गई। रामायण में कितने कांड हैं? तो आप कहेंगे 8 कांड है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कभी, ठीक है ना? तो वेद हो गया, फिर इसका जाएगा पुराण। पुराण पूछा जाएगा तो पुराण से पूछा जाएगा पुराण कितने हैं? तो आप कहेंगे 18 हैं। और पूछा जाएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी हो जाएगी? तो आपका उत्तर आ जाएगा मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो आप बताएंगे सर जी सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। बताइए, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं?
फटाफट से। तो सबसे प्राचीन स्मृति भी कौन सी हो जाएगी, तो आपने बता दिया सर जी, है ना, मनुस्मृति हो जाएगी। तो वेद, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, ये सबसे जो क्वेश्चन बनते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर लिए। इसके बाद अब देखिएगा, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नॉर्मल सा है, कह देगा बताइए ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, है ना, ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। फिर आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। ये 2 प्रश्न याद कर लीजिएगा। ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो आपके इंद्र भगवान थे, याद रखिएगा। और इंद्र को हम लोग पुरंदर भी कहते हैं, इंद्र को क्या कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है, बात समझ में आ रही है। और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो आप कहेंगे प्रजापति थे। कौन थे मेरे बच्चे, प्रजापति थे। आपसे पूछी जाएगा कि बताइए सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी। सबसे प्राचीन संस्था मतलब जहां पर इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे इंस्टीट्यूट होता है, तो वैसे ही, है ना, ऋग्वैदिक काल में संस्था होती थी, इंस्टीट्यूट। तो बस इतना याद कर लीजिए, सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में, तो आप बताएंगे विदत। क्या बता देंगे, विदत। बस यहां से पेपर पूछा जाएगा। वैदिक काल आपका खत्म हो गया, वैदिक काल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद आएगा बौद्ध धर्म, इसके बाद क्या जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपसे सिर्फ पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बारे में, है ना, क्या पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा। तो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से कि जो जो मैं आपसे पूछूंगा बस वो आप हमको बताते चले जाएंगे। सबसे पहले बताइए जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, जन्म क्या था, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था। इसके बाद पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, है ना, माता का नाम क्या था, मौसी का नाम क्या था, मौसी का नाम क्या था, इनका कुल कौन सा था, कुल कौन सा था। इसके बाद इनका गढ़ कौन सा था, इनका गढ़ कौन सा था। इसके दूसरा प्रश्न है इनकी जाति क्या थी। फिर इसके बाद इन्होंने, है ना, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था। अंतिम प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न है गृह त्याग इन्होंने किस उम्र में किया था। इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति में, है ना, स्थान पूछेगा आपसे। पहली बात तो ज्ञान प्राप्ति का स्थान क्या था। फिर इसी में पूछेगा कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। फिर इसी में आपसे पूछेगा किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस वर्ष। और नदी भी आपसे पूछेगा, है ना, आपसे क्या पूछेगा, नदी भी पूछेगा। तो देखते हैं किसने किसने उत्तर बता दिया है ना। शिवम ने कहा है शाक्य, है ना बेटा, 7 कांड हैं, ठीक है। अगला गौतम बुद्धा, अग्नि, इंद्र, ठीक है। पुनीत रंजन भाई बैच लिया था क्या, नहीं नहीं, ये हाँ लिया था, ये वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम लोग अपनी बातें करने में लगे हो, है ना। क्या इतने ही बच्चे हैं सिर्फ जो पेपर देने जाएंगे, चलो देखते हैं, है ना। तो जन्म क्या है, 563 बीसी, याद रखिएगा जन्म कब हुआ था, 563 बीसी। जन्म स्थान क्या है, लुम्बिनी। जन्म स्थान क्या है, तो आप बताएंगे लुम्बिनी। पिता का नाम क्या है, शुद्धोदन। पिता का नाम क्या है, तो आप कहेंगे शुद्धोदन। माता का नाम क्या है, तो आप बताएंगे महामाया, महामाया। मौसी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे, है ना, गौतमी। क्या बताएंगे, गौतमी, याद रखेंगे गौतमी कहेंगे। और इसके बाद कुल क्या था इनका, शाक्य था, है ना। गौतमी मतलब प्रजापति गौतमी है ना। गढ़ क्या था, तो आप बताएंगे जांत्रिक। गढ़ क्या था, तो आप बताएंगे जांत्रिक। इसके बाद जाति क्या थी, तो आप बताएंगे छत्री। जाति क्या थी, तो आप बताएंगे छत्री। पत्नी का नाम क्या था, तो आप बताएंगे, है ना, बिंबा, गोपा या यशोधरा, है ना, बिंबा, गोपा या यशोधरा, है ना, यशोधरा, ठीक है। इसके बाद पुत्र का नाम क्या है जो पैदा हुआ था, तो आप कहेंगे राहुल। गृह त्याग कितने वर्ष में किया था, तो आप कहेंगे 29वें वर्ष गृह त्याग किया था, है ना। और इसके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बताएंगे जल्दी से। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया या बोध गया में। और किस नदी के किनारे हुई थी, तो आप कहेंगे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। वृक्ष का नाम क्या है, तो आप बताएंगे किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो आप कहेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप कहेंगे 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको याद हो गए, जल्दी बताओ, ये वाले पॉइंट आपको याद हो गए 100%, फटाफट बताएंगे। ये वाले पॉइंट आप सभी को याद हो गए, है ना। अब ये वाले पॉइंट याद हो गए तो अगले पॉइंट पर चलेंगे। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति होगी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम उपदेश कहाँ दिया। इसके बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, इसके बाद पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न पूछेगा कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, है ना, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो ये बता देंगे। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में।
पहला उपदेश कहाँ दिया था, आप कहेंगे सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप कहेंगे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। और मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे 483 बीसी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे 483 बीसी में हुई थी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो प्रथम उपदेश समझ में आ गया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे ये समझ में आ गया। इसके बाद बौद्ध धर्म वाली यहाँ पर इतनी बातें हम लोग को समझ में आ गई। एग्जैक्टली पेपर मिलेगा, फिर मैं कह रहा हूं आपसे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिएगा, जब इनकी मृत्यु हो गई, जब बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु हो गई 483 बीसी में, तो फिर क्या हुई थी, इनकी मृत्यु के बाद हुई थी बौद्ध संगीतियां, है ना। क्या हुई थी मेरे बच्चे, इनकी मृत्यु के बाद हुई थी बौद्ध संगीतियां, है ना। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, स्थान पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी बौद्ध संगीति में कौन सा शासक था, यानी कौन से राजा के समय हुई थी, है ना। और कौन सी बौद्ध संगीति में किसने अध्यक्षता की थी, किसने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो बहुत आसानी से याद कीजिएगा, समय वमय नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे नॉर्मल सा पूछा जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, स्थान याद करने के लिए सूत्र क्या है, सुनिएगा। स्थान याद करने का सूत्र क्या है, स्थान याद करने का सूत्र है रवा पका। क्या है सूत्र, रवा पका, है ना। और इसका शासक को याद करने का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे अका अका। क्या याद रखेंगे, अका अका, ठीक है। और अध्यक्ष याद करने का सूत्र क्या है, आप क्या बताएंगे, अध्यक्ष याद करने का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे, है ना, मासा मोव। क्या बताएंगे, मासा मोव बताएंगे। क्या बताएंगे, मासा मोव बताएंगे। अब कैसे, रवा पका, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, यानी पहली संगीति कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी संगीति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। तीसरी संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी संगीति कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ये आपको पता चल गया स्थान, है ना। अब आते हैं शासक में, अब आते हैं शासक में। आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क, है ना। तो शासक देखते हैं। तो पहली संगीति हुई थी अजात शत्रु के समय, पहली संगीति अजात शत्रु के समय। इसके बाद दूसरी संगीति कालाशोक के समय, फिर तीसरी संगीति हुई थी अशोक के समय, और चौथी संगीति हुई थी आपकी कनिष्क के समय। किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय, है ना। अध्यक्ष आपको चाहे तो याद कर लो, है ना, वैसे आता नहीं पेपर में आपके। अध्यक्ष कैसे याद करेंगे, तो नंबर 1 पर माँ है ना, तो माँ है नंबर 1 पर, अगर माँ है तो एक कैसे याद करेंगे, है ना। सबसे पहले महाकश्यप, क्या याद करेंगे, महाकश्यप। फिर सा है साबक मीर, क्या याद रखेंगे, साबक मीर। फिर तीसरा क्या है, मो है, मो का मतलब हो जाएगा मोगली, क्या हो जाएगा, मोगली पुत्र तिष्य। और वाह से हो जाएगा वसुमित्र, क्या हो जाएगा, वसुमित्र। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते थे, रवा पका अका अका और मासा मोव, ठीक है ना। हाँ, रवा पका अका अका और मासा मोव। तो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, ऐसे याद कर लेंगे। अजात शत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियां आपको याद रखनी है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई, है ना, है ना। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वैशाली में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कश्मीर के कुंडलवन में हुई। बताइए समझ में आया क्या नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको, है ना। एक स्लाइड और भी बौद्ध धर्म की हम लोग ले लेते हैं, एक स्लाइड हम लोग बौद्ध धर्म की और ले लेते हैं। कौन सी है वो स्लाइड, वो ये है कि जैसे जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन ये घटना किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन ये घटना आपका प्रथम उपदेश का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था 29वें वर्ष, तो ये घटना क्या कहलाई थी, तो ये घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। याद रखिएगा ये घटना क्या कहलाई थी, तो ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। ये बात आपको समझ में आई। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण है, और इसके बाद प्रथम उपदेश की घटना क्या है, तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन है। और जो मृत्यु की घटना है इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। जो मृत्यु की घटना है इसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। याद रखोगे ना। तो महापरिनिर्वाण क्या होता है, तो आप बताएंगे मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। इसके बाद कुछ स्तूप याद कर लीजिए फटाक से, कुछ स्तूप याद कर लीजिए, वो पेपर में आएंगे। नंबर 1 पर आपका आएगा, कह देगा बताइए, आपसे कह देगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कह देगा बताइए चौखंडी का स्तूप कहाँ पर है।
आपसे पूछा जाएगा कि चौखंडी का स्तूप कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछा जाएगा धामेक का स्तूप कहाँ पर है। आपसे पूछा जाएगा धामेक स्तूप कहाँ पर है। तो धामेक स्तूप आपसे पूछा जाए और चाहे चौखंडी स्तूप पूछा जाए, धामेक की जगह आपसे धर्म राजिका भी कह सकता है। धामेक की जगह आपसे धर्म राजिका भी कह सकता है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो ये दोनों स्तूप कहाँ पर हैं, तो ये दोनों स्तूप आपके कहाँ पर मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर सारनाथ में। ये दोनों स्तूप आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सारनाथ में मिलेंगे। सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद तीसरा तीसरा आपसे पूछा जाएगा, स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा आपसे पूछा जाएगा सांची का स्तूप कहाँ पर है। तीसरा पूछा जाएगा सांची का स्तूप कहाँ पर है। चौथा आपसे पूछा जाएगा कि वहीं पर है, सांची के स्तूप के बगल में ही है आपका भरहुत का स्तूप। कौन सा स्तूप है, भरहुत का स्तूप। तो ये दोनों स्तूप कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। ये दोनों स्तूप कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अमरावती का स्तूप कहाँ पर है, अमरावती का, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है मेरे भाई, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है ना। फिर इसके बाद दो विहार याद कर लीजिएगा, दो विहार, है ना। विहार मतलब क्या होता है, विहार मतलब ऐसा स्थान जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो, है ना। तो विहार में एक याद कर लीजिएगा नालंदा, ये आगे चलकर विश्वविद्यालय बन गया। और दूसरा आपको याद कर लेना है विक्रमशिला, दूसरा याद कर लेना है विक्रमशिला। ये दोनों आपके बिहार में ही हैं। ये दोनों विहार आपके कहाँ पर हैं, बिहार में ही हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपका उत्तर आएगा कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आप कहेंगे धर्मपाल ने। किसने की थी मेरे भैया, आप कहेंगे धर्मपाल ने। बस आपका बौद्ध धर्म समझ में आ गया, आपको आपको बौद्ध धर्म समझ में आ गया। जल्दी बताएंगे, बाकी बहुत कठिन पढ़ के जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, है ना। फिर इसके बाद है ना आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो हमको किस भाग में देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे त्रिपिटक। किस में देखने को मिलती है, त्रिपिटक, याद रखिएगा त्रिपिटक। तो क्वेश्चन पूछा सिर्फ इतना जाएगा कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, सिर्फ इतना प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, आप चुपचाप बता देंगे बौद्ध धर्म से। काम खत्म है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला अब हम लोग आते हैं जैन धर्म पर। अब किस पर आते हैं हम लोग, अब किस पर आते हैं, जैन धर्म पर आते हैं। ठीक है ना, अब किस पर आते हैं हम लोग, जैन धर्म पर आते हैं, जैन धर्म पर। तो जैन धर्म से नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म का आधार क्या है। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का आधार क्या है, तो आप बताएंगे सर जैन धर्म का आधार है अहिंसा। नॉर्मल सा प्रश्न है, आपसे भी इतना पूछा जाएगा जैन धर्म का आधार क्या है, आप बता देंगे जैन धर्म का आधार है अहिंसा। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म में कितने अणु व्रत हैं, जैन धर्म में कितने अणु व्रत हैं, तो आप बता देंगे जैन धर्म में 5 अणु व्रत हैं। कौन कौन से हैं, कह देंगे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। पूछा जाएगा कौन सा जो है, कौन सा अणु व्रत है जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी द्वारा जो जोड़ा गया अणु व्रत है वो ब्रह्मचर्य है। कौन सा है मेरे भैया, ब्रह्मचर्य है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म में जो शिक्षा है उसको क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म की शिक्षा को आगम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, जिसके अंदर 12 अंग होते हैं और क्या होता है 12 उपांग होते हैं। क्या होते हैं, 12 अंग होते हैं और क्या होता है 12 उपांग होते हैं। बस इतना आपको याद कर लेना है, इतना आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में जो गुरु होता है उसको कहते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म में जो गुरु होता है उसको कहते हैं तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म में जो गुरु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे दो तीन क्वेश्चन आपसे धरेगा। पहला तीर्थंकर कौन थे, है ना, इसके बाद है ना 22वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें कौन से थे और 24वें कौन से थे। बस 1, 23, 24, 22 याद रखिएगा। तो पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव। 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे अरिष्टनेमी। कौन थे, अरिष्टनेमी। 23वें कौन से थे, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ। और 24वें कौन से थे, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी। 24वें कौन से थे, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। यहां तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि संस्थापक किसको माना जाएगा, तो संस्थापक माना जाएगा ऋषभदेव को। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसको मानेंगे, तो वास्तविक संस्थापक मानेंगे महावीर स्वामी को। अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो महावीर स्वामी से पूछे जाएंगे। अब अगले जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे महावीर स्वामी से पूछे जाएंगे। आप फटाफट से उत्तर दीजिएंगे आप लोग हमको, है ना, जल्दी से। पहला प्रश्न ये है जन्म कब हुआ था, दूसरा जन्म स्थान, दूसरा बताएंगे जन्म स्थान, फिर इसके बाद कुल, इसके कुल ना पूछेंगे, इसके बाद आपसे पूछेंगे जाति, है ना, इसके बाद पूछेंगे गढ़, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा गढ़ भी नहीं आता इसका पेपर में अब तो, है ना। अब पूछा जाएगा जाति के बाद पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, है ना। आपसे ऐसे प्रश्न 1 2 3 4 5 6 6 7 जल्दी जल्दी बताएंगे। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक, ठीक है। मल्लीनाथ बेटा नहीं आएगा पेपर में, 7वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, जिनको लेकर विवाद है कि पुरुष हैं कि वो स्त्री हैं, इतना कठिन नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, हाँ चलो आगे बढ़ें। अच्छा कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहली बार आए हमसे लाइव, जल्दी से बताओ कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर पहली बार लाइव आए, जल्दी बताएंगे। तो इनका जन्म क्या होगा, इनका जन्म क्या होगा, तो आप इनका जन्म बताएंगे 599 बीसी, क्या बताएंगे 599 बीसी। इसके जन्म स्थान क्या बताएंगे, जन्म स्थान क्या होगा इनका, जल्दी बताइए इनका जन्म स्थान क्या है। जाति तो क्षत्रिय है, कुछ प्रश्न आप भी बताइए जल्दी से। पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, पुत्री का नाम क्या है, जल्दी से। पुत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, पुत्री जिसकी शादी हुई थी, जिसका है ना दामाद था जामाली, ठीक है। सर मैंने आपका जीएस बैच लिया था इसलिए सब कुछ याद है, ओके बहुत बढ़िया। हाँ जन्म स्थान नहीं बता पा रहे हो यार, क्या पेपर दोगे जाके तुम लोग, हैं ऐसे नौकरी लगेगी क्या, ऐसे आप लोग की नौकरी लगेगी। इतने सरल सरल प्रश्न भी अगर नहीं बता पाओगे तो कैसे, सर मैं पहली बार हूं, मैं पहली बार हूं, यार ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि जन्म स्थान इनका क्या है, तो आप कहेंगे वैशाली का कुंडग्राम, क्या है वैशाली का कुंडग्राम, वैशाली का कुंडग्राम। पिता का नाम क्या होगा इनके, अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया है, कुंडग्राम बर्थ है। अब चलो चलो एक बच्चे का सिर्फ आंसर आया है, बाकी इंटर पास करने के बाद बस हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ना कुछ नहीं है, बड़ा कष्ट हो गया आप तो मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, जल्दी बताओ जल्दी से। माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, जल्दी से, है ना। बहन इनका नाम तो आपको मैंने पूछा ही नहीं कि बहन का नाम सुदर्शना था, वो बताइए। इसके बाद दामाद का नाम क्या था, दामाद का नाम क्या था, इनके प्रथम शिष्य कौन से थे, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, ठीक है। इसके बाद है ना इन्होंने गृह त्याग कब किया था, गृह त्याग कब किया था। इसके बाद इनको इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जल्दी से। देखो भाई इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है ना, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध के। तो बुद्ध के बचपन नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या है, त्रिशला है, माता का नाम क्या है, त्रिशला है, बिल्कुल सही है। और पत्नी का नाम क्या है, यशोदा, है ना। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, इनका यशोदा है। और पुत्री का नाम क्या है, अन्नोजा प्रिय दर्शना, अन्नोजा प्रिय दर्शना, ठीक है। दामाद का नाम क्या था, जामाली, दामाद का नाम क्या था, जामाली। और पहला शिष्य भी कौन था, जामाली। और प्रथम विरोधी भी कौन था, आपसे पूछा जाएगा प्रथम विरोधी भी कौन था, तो आप कहेंगे पहला विरोधी भी जामाली था। गृह त्याग कब किया था, 30वें वर्ष। और गौतम बुद्ध ने कब किया था, 29वें वर्ष। गौतम बुद्ध ने घर त्याग कब छोड़ा था, गृह कब छोड़ा था, 29वें वर्ष। इनने कब छोड़ा है, तो आप कहेंगे 30वें वर्ष। ज्ञान प्राप्ति का कहां पर हुई थी, तो आपसे पूछा जाएगा नंबर 1 ज्ञान प्राप्ति का स्थान क्या था, नंबर 2
ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? नंबर 3, ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? स्थान क्या था? इसका किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? और कौन से कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो स्थान क्या था? तो आप कहेंगे राजगृह। राजगृह में कहां पे? जृंभिक नाम के गांव में। जृंभिक नाम के गांव में, जृंभिक नाम के गांव में। कौन सी नदी थी? तो आप कहेंगे ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष का नाम क्या है? अशोक। वृक्ष का नाम क्या है? अशोक। कितने वर्ष लग गए? 12 वर्ष। 30 और 12 30 और 12 कितना होगा? 42वें। तो 42वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ में आया क्या? 42वें वर्ष इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इनकी मृत्यु, है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकी मृत्यु। अच्छा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप बताएंगे कुशीनगर में। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप बताएंगे कुशीनगर में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे पावापुरी में। ठीक है ना। एक प्रश्न और भी बताता हूं आपको। जैसे जो गौतम बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, समझ में आ गया, वो 80 वर्ष तक की आयु तक जिए थे। 80 वर्ष आयु तक जिए थे। ठीक है ना। और जो महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी थे, वो आपके 72 वर्ष की आयु तक जिए थे। महावीर स्वामी 72 वर्ष तक की आयु तक जिए थे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपको याद रखना है, हालांकि कौन कितने वर्ष तक जिया था। ठीक है। तो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म भी हो गया और जैन धर्म भी हो गया। अब इसके बाद महाजनपद, इसके बाद आएगा महाजनपद काल। क्या जाएगा? महाजनपद काल। महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 16 महाजनपद थे। महाजनपद कितने थे? कहेंगे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद कहाँ पर थे? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। 8 महाजनपद कहाँ पर थे? 8 महाजनपद कहाँ पर थे? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके 16 महाजनपदों में कितने राजतंत्रात्मक थे? तो आप कहेंगे 14, है ना, जहां पर राजा शासन करता था। और 2 राज्य कौन से थे? जो आपके गणराज्य थे, यानी कि जहां राजा नहीं, लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। तो एक का नाम है वज्जी और एक का नाम है मल्ल। याद रखिएगा, वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे, ये वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जहां ना जो गणराज्य थे यानी गणतंत्रात्मक थे, बाकी जो 14 थे वो क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? तो आप बताएंगे सर सबसे शक्तिशाली था मगध। कौन था? मगध। और मगध में कौन सा वंश चल रहा था? तो आप कहेंगे हर्यक वंश चल रहा था। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे मेरे सर कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे बिंबिसार ने की थी। इसके बाद अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे किसने की थी? उदयन ने की थी। यहां तक आपको बात समझ में आई? आप कुछ वंश आपको याद रखने पड़ेंगे। सूत्र क्या है? हशिन मौसुकांद्र। सूत्र क्या है? हशिन मौसुकांद्र। ठीक है, सूत्र क्या है? हशिन मौसुकांद्र। ठीक है, सूत्र क्या है? हशिन मौसुकांद्र। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो कैसे याद करते हैं। नंबर 1 पर आ गया आपका हर्यक वंश। नंबर 1 पर आपका आ गया हर्यक वंश। दूसरा सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, ना से हो जाएगा नंद वंश। ना से क्या हो जाएगा? नंद वंश, है ना। माँ से हो जाएगा, मौ से हो जाएगा मौर्य वंश। मौ से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। और का से हो जाएगा क्या? का से हो जाएगा कण्व वंश। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कण्व वंश हो जाएगा। और छठवां देखिएंगे, आंध्र लिखा है तो आंध्र से हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, अब आपसे पूछेगा क्या कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, अब पूछा क्या जाएगा आपसे? पूछा ये जाएगा कि इसके संस्थापक कौन सा है। सर ये वीडियो री एग्जाम में भी आया था। हाँ बेटा, जो पढ़ा देंगे वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और मैं बता रहा हूँ जो जो पढ़ाऊंगा वो पूरा पेपर में आएगा, आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, हो गया। तो संस्थापक बताएंगे जल्दी से, जल्दी संस्थापक बताएंगे कौन कौन से हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। कौन है मेरे बच्चे? हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग।
शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो आप कहेंगे शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापदम नंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कण्व वंश का संस्थापक कौन सा है? तो आप कहेंगे वासुदेव कण्व। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे वासुदेव कण्व। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे सिमुख। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे सिमुख। सी सेट गड़बड़ा गया सर ने, तो यूपीएससी निकल गया था 22 बैच लेके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस नाम रोशन करो। तो संस्थापक याद कर लेना है, किस वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक शिशुनाग यहाँ पर ही हमने बता दिया। अगले कुछ वंश बताएंगे, उसका आपको संस्थापक याद कर लेने हैं। जैसे कुषाण वंश, जैसे क्या रखना है? कुषाण वंश, है ना, जैसे कुषाण वंश। दूसरा गुप्त वंश, क्या रखना है? गुप्त वंश। कुषाण वंश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े तो याद रखिएगा। अच्छा अच्छा, एक छूट गया है क्या? मौर्य वंश के बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छूट गया है ना, एक छूट गया है, एक छूट गया है, एक छूट गया है। मौर्य वंश के बाद मौसू है ना, एक छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, छूट गया तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो आप कहेंगे शुंग वंश। शुंग वंश छूट गया ना, तो शुंग के बाद कण्व वंश। शुंग के बाद हम लोग देख लेंगे कण्व वंश, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे वासुदेव कण्व। किसने की थी? वासुदेव कण्व, है ना। फिर इसके बाद आंध्र सातवाहन वंश ऊपर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। और संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे सिमुख। संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सिमुख, है ना। अब आते हैं कुषाण वंश में। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कडफिसेस प्रथम। कौन है? कडफिसेस प्रथम, है ना। और इसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। इसके बाद पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश गोपाल ने की थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे दंती दुर्ग था। याद रखना है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। बताइए कामरूप वंश कहां पर चलता है? कामरूप वंश किस राज्य में चल रहा था? तो कामरूप वंश असम में चल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कामरूप वंश कहां चल रहा था? आप कहेंगे असम में चल रहा था। कामरूप वंश कहां चल रहा था? आप कहेंगे असम में चल रहा था। बताइए, यहां तक बात समझ में आई? तो राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग हो जाएगा, पाल का गोपाल हो जाएगा, गुप्त का श्रीगुप्त हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। यहां से सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौर्य वंश से आता है। सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आता है मेरे प्यारे? तो आप कहेंगे मौर्य वंश से आता है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मौर्य वंश की चर्चा करेंगे। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? मौर्य वंश की चर्चा करेंगे। तो मौर्य वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। चार चार बातें बताएंगे, बस पेपर वही मिलने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो आप कहेंगे चाणक्य था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। और चाणक्य की किताब का नाम क्या है? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र है। चाणक्य की किताब का नाम क्या मेरे बच्चे बताएंगे? आप कहेंगे चाणक्य किताब का नाम है मेरे भाई, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र। यहां तक आपको बात समझ में आई? इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना क्रिया के द्वारा, संलेखना मतलब क्या होता है? उपवास, बिना कुछ खाए पिए मर जाना, है ना। उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जिसने क्या की थी? अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बस इसके ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। इसका बेटा होता है बिंदुसार, है ना। बिंबसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबसार, बिंबसार को याद रखना है। इसका बेटा था आज, है ना, इसका बेटा था अशोक। इसने कौन से धर्म को अपनाया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया था? आप कहेंगे आजीवक धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य को ही बेटा एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहते हैं, याद रखिएगा। सेंड्रोकोटस, है ना, एंड्रोकोटस।
तो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अमित्रोघात कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अमित्रोघात कहते हैं। बस इतना याद कर लेना है। बिंदुसार का ही पुत्र था, बिंदुसार का ही पुत्र था जिसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे अशोक है। बिंदुसार का ही पुत्र था जिसका नाम क्या था? अशोक था। अब क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने क्या किया है? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया है। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया है। अशोक के सबसे ज्यादा हमको अभिलेख मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आप कहेंगे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आप कहेंगे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक का नाम याद रखिएगा। अशोक की उपाधियां कौन सी हैं? तो आप कहेंगे देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, है ना, प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, ऐसे करके जो उपाधियां हैं वो सब अशोक की हैं। तो कई बार पेपर में आया है कि देव नाम प्रिय जैसी उपाधि किसने ली थी? तो आप कहेंगे अशोक ने ली थी। किसने ली थी मेरे बच्चे? अशोक ने ली थी। अशोक ने ही अपने बेटों को, अशोक ने ही अपने पुत्र पुत्रियों को, जिसका नाम क्या था, है ना, एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र और एक था जिसका नाम था संघमित्रा, इसकी पुत्री थी। इन लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहां पर भेजा था अशोक ने? तो आप कहेंगे श्रीलंका, है ना। अशोक ने कौन से युद्ध जीता था? तो आप कहेंगे कलिंग युद्ध। अशोक ने कौन से युद्ध जीता था? कलिंग युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? तो शासन काल के 8वें वर्ष, यानी गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष आपका अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद ही, है ना, इसने रक्तपात देखा और फिर इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आएगी। अशोक के समय ही तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के समय ही क्या हुई थी मेरे भाई? तो क्या कहें, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के समय क्या हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। आप क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप क्वेश्चन पूछा जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक तो आप बताएंगे बृहद्रथ था। क्या बताएंगे? बृहद्रथ था। उसके पहले अशोक के अभिलेखों की बात कर लेते हैं। अशोक के अभिलेख की भाषा पूछी जा रही है पेपर में कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो भाषा थी प्राकृत। और अगर आपसे पूछा जाए लिपि कौन सी थी, लिपि लिखने का तरीका क्या था, तो सबसे ज्यादा जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि यूज करी थी। लेकिन धीमे धीमे और भी खरोष्ठी, ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्ठी भी यूज करता था, ग्रीक लिपि भी यूज करता था, अरेमाइक लिपि भी यूज करता था, यूज सारी करता था, लेकिन सर्वाधिक कौन सी यूज करता है? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा यूज करता था। आपसे पूछा जाएगा अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी और अशोक का प्रिय पुत्र कौन था? अशोक की प्रिय पत्नी पूछेगा और प्रिय पुत्र पूछेगा। तो अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? तो आप कहेंगे प्रिय पत्नी थी कारुवाकी। कौन थी मेरे बच्चे? कारुवाकी। और पुत्र कौन था अशोक का सबसे प्रिय? तो आप कहेंगे तीवर, है ना। क्या था? तीवर। बस इतना आपको याद कर लेना है। यहां तक बात क्लियर हो गई? बताओ मजा आ रही है पढ़ने में? ऐसा पढ़ाया गया आपको पहले कभी? जल्दी बताएंगे, ऐसा कभी आपको पढ़ाया गया है? जल्दी से, कभी भी आपको ऐसा पढ़ाया गया हो? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया? हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, है ना, मौर्य वंश देख लिया हम लोगों ने। शुंग वंश से संस्थापक पूछेगा तो पुष्यमित्र शुंग लगाना है। कर्ण वंश से संस्थापक पूछेगा, ये लगाना है। कुषाण वंश से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कुषाण वंश से हाँ सर बताइए, हाँ बताइए सर। दे दीजिए सर, हम पढ़ा रहे हैं, आप दे दीजिए मैम, नहीं नीचे हम पढ़ा रहे हैं सर, वो ऊपर ही है, मतलब क्लास में ही है। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ सर। हाँ, हम 1 घंटे बाद मिल जाएंगे सर। ठीक 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 सर, ठीक। चलिए, हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कुषाण वंश। कुषाण वंश में एक अच्छा राजा था जिसका नाम था कनिष्क। इससे क्वेश्चन बनता है ना। कनिष्क के समय क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आपको मैंने बताया था सर, नीचे आइए, है ना। जो चौथी बौद्ध संगीति है, जो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो आप कहें कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क ने रेशम मार्ग को जीता था, सिल्क रूट को। रेशम मार्ग को जीतने का श्रेय किसको जाता है? कनिष्क को जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए कनिष्क को हम लोग कहते हैं अशोक सेकंड। याद रखिएगा, अशोक सेकंड किसे कहा जाता है? तो कहेंगे कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मूर्ति कला की शुरुआत, आपसे पूछा जाएगा मूर्ति कला, चाहे वो मथुरा कला शैली हो,
और चाहे वो गांधार शैली हो। तो मथुरा कला शैली और गांधार शैली ये दोनों कहां से शुरू हुई थी? तो कहेंगे कनिष्क के समय से शुरू हुई थी। किसके समय से? कनिष्क के समय से। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या चलवाया था? शक संवत चलवाया था। कनिष्क ने क्या किया था? बिल्कुल सही है, मजा आ रही है सर। तो कनिष्क ने सबसे पहले क्या चलवाया था? शक संवत 78 ईस्वी में। बस यहां तक आपका बात समझ में आ जानी चाहिए। ये हो जाएगा कुषाण वंश। ये क्या हो जाएगा आपका? कुषाण वंश। बस कुषाण वंश से इतने ही प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा आपका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुषाण के बाद आपका अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा गुप्त वंश से। किससे बनेगा? गुप्त वंश से, ठीक है ना, गुप्त वंश से बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्या मेरे बच्चे? गुप्त वंश की बात करेंगे। तो गुप्त वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसको समझिएगा। गुप्त वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? गुप्त वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसको समझ लेते हैं। कि गुप्त वंश के संस्थापक तो आप जानते हैं श्रीगुप्त है, लेकिन कह दिया जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। समझिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो बताना चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। फिर इसके अगला राजा आपको याद करना है, वो है आपका समुद्रगुप्त। ये बहुत ही पेपर में ज्यादा आता है, पेपर में, है ना। सबसे ज्यादा परीक्षा में कुछ क्वेश्चन बनाया गया है वो पूछा गया है समुद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त कैलेंडर चलवाया था। क्या चलवाया था? गुप्त कैलेंडर। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि गुप्त कैलेंडर कब किसने चलवाया था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त कैलेंडर और शक कैलेंडर के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप क्या करेंगे 320 से 78 माइनस कर देंगे तो 242 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, आप कह देंगे 242 वर्षों का अंतर है। मजा आ रही है नहीं आ रही है ना। अगला समुद्रगुप्त की बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं, है ना। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसी को कविराज कहते हैं, इसी को धरणी बंद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? धरणी बंद कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी का कविराज, भारत का नेपोलियन, धरणी बंद इसी को कहते हैं। और 100 युद्धों का विजेता क्या कहते हैं मेरे बच्चे? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। इसको हम लोग कहते हैं शकारी। शकारी का मतलब होता है 100 युद्ध जीतने वाला। शकारी 100 युद्ध को जीतने वाला। कविराज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने सिक्कों पर, अपने आप को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया था। क्या बजाते हुए दिखाया था? वीणा बजाते हुए दिखाया था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी। 6 प्रकार की क्या चलवाई थी? स्वर्ण मुद्रा, है ना। और जिसमें सबसे भारी मुद्रा कौन सी थी? तो आप कहेंगे गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा, क्योंकि गरुड़ क्या था? गुप्त वंश का चिन्ह था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। ठीक है मेरे बच्चे, गुप्त वंश का राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह क्या था? तो आप कहेंगे गरुड़। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। समुद्रगुप्त हो गया। इसके बाद आपको अगला याद करना है चंद्रगुप्त सेकंड। क्या याद करना है? चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा, एक और बात कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है ना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसका एक अभिलेख है जिसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख। क्या कहते हैं इसे? प्रयाग प्रशस्ति लेख कहते हैं। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था? हरिसेन, है ना, हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? तो आप कहेंगे हरिसेन का है। अगला क्वेश्चन भी और भी पूछ सकते हैं, जैसे सर्वाधिक मंदिर, सर्वाधिक मंदिर, है ना, सर्वाधिक मंदिर या सर्वाधिक मूर्तियां किसने बनवाई थी? सर्वाधिक मंदिर या सर्वाधिक मूर्तियां किसने बनवाई थी? तो दोनों का ही आंसर क्या आ जाएगा? गुप्त वंश। दोनों का ही आंसर क्या आ जाएगा? गुप्त वंश आ जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय कोई हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय कोई क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने मेहरौली का लौ स्तंभ बनवाया था। इसने क्या किया था? मेहरौली का लौ स्तंभ बनवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे, नवरत्न। तो नवरत्न आपको 2 जगह मिलेंगे। एक आपको मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और एक आपको मिलेगा अकबर के दरबार में। तो नवरत्न आपको सिर्फ 2 जगह मिलेंगे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और एक मिलेगा आपको नवरत्न, है ना, अकबर के दरबार में। फिर इसके बाद अगला राजा है स्कंदगुप्त। अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि इसने 46 बार हूणों को हराया था।
46 बार हूणों को हराया। एक प्रश्न नहीं पूछेगा कि सबसे ज्यादा बार हूणों को किसने हराया, तो आप कहेंगे हूणों को हराया था, है ना, 46 बार स्कंदगुप्त ने। हूण जानते हो कहाँ रहते थे? हूण को कहते थे मलिच्छ। ये आते थे, लूटते थे और भाग जाते थे। पंजाब वाले एरिया में हूण रहा करते थे। अगर इनके राजाओं की बात करें तो आपने नाम सुना होगा इनका, जैसे मिहिर कुल। आपने अगर नाम ना सुना हो तो कोई बात नहीं, मैं सुना दे रहा हूं। मिहिर कुल, तोरमाड़, है ना, तोरमाड़, मिहिर कुल, इस प्रकार के जो नाम आपको मिलेंगे ये सब हूण हुआ करते थे, आते थे, लूटते थे और भाग जाते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं, है ना, इसने अपने सिक्कों पर मयूर बनवाया था, तो इसने मयूर सिक्का चलवाया। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, है ना, सिक्कों पर मयूर किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे कुमारगुप्त ने बनवाया था। कुमारगुप्त से अगला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। क्या करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके हैं? गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कुमारगुप्त के पाए जाते हैं। और आज का ये एंशिएंट हिस्ट्री का अंतिम आएगा भानुगुप्त। क्या जाएगा? भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसे कहते हैं एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसे कहते हैं एरण अभिलेख। यहां से पता चलता है सर्वप्रथम सती प्रथा। आपसे पूछा जाए सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो आप कहेंगे 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सबसे पहले क्या किया गया है, तो आप कहेंगे सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। कब? 510 ईस्वी में। समझ में आया मेरे प्यारे भाई, है ना। अब गुप्त वंश भी हमारा समाप्त हो गया। अब एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट, एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट पुष्यभूति वंश, हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्या जाएगा? एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट आ जाएगा पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश में क्या होगा कि संस्थापक कौन होगा, तो आप कहेंगे सर संस्थापक होगा पुष्यभूति। संस्थापक क्या होगा, तो आप कहेंगे पुष्यभूति। अच्छा, एक बात और आपसे ये पूछा जाएगा कुषाण वंश में कि इनकी पहली राजधानी क्या थी और दूसरी राजधानी क्या थी। कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, और जो दूसरी राजधानी थी वो आपकी थी मथुरा। जो दूसरी राजधानी थी कुषाणों की वो क्या थी? आपकी मथुरा, है ना। तो याद रखिएगा कुषाणों की पहली राजधानी और दूसरी राजधानी दोनों आपसे पूछेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। राजन जी शर्म करो, कीड़े पड़ेंगे तुमको, समझे ना। आगे बढ़े, चलो। कुछ भी आकर कोई बोलता है ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, बताओ ना, कोई बताए। ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? हमारे ऊपर उंगली उठाने का मतलब यह है कि हमारे 13 साल के करियर पर, ठीक है, उंगली उठाना। चलिए आगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है ना। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अरे यार आदमी गला सूख जा रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, सुबह से ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो ना बोलो। आगे। किसी ने पेज बैच में इतना नहीं पढ़ाया होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं पुष्यभूति वंश का ही, है ना, पुष्यभूति वंश का ही जो पांचवा राजा बनेगा वो आपका बनेगा हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का ही जो पांचवा राजा बनेगा वो कौन बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? पुष्यभूति वंश में जो पांचवा राजा बनेगा वो बनेगा हर्षवर्धन। ठीक है ना। अब हर्षवर्धन से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है ये समझना है हम लोगों को। हर्षवर्धन से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी थी उसको बदल लिया था। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, पहले पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। पहले पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, है ना। और इसने अपनी राजधानी क्या कर ली? इसने अपनी राजधानी कर ली कन्नौज। क्या कर ली मेरे बच्चे? कन्नौज कर ली। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर ली। इतना इंपॉर्टेंट समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, हर्षवर्धन से अगला क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन के दरबारी आपसे पूछेगा। हर्षवर्धन के आपसे क्या पूछेगा? दरबारी आपसे पूछेगा। तो कौन कौन से दरबारी होंगे हर्षवर्धन के? कौन कौन से दरबारी होंगे जरा देखते हैं। तो दरबारी की बात की जाए तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बाणभट्ट। सबसे जो महत्वपूर्ण आना है आपके पेपर में वो है बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट, मयूर, जयसेन, है ना, हरिदत्त, ये सारे हैं, लेकिन आपको याद करना है बाणभट्ट। और बाणभट्ट की दो किताबें याद करनी है। एक है आपका हर्षचरित्र, एक क्या है आपका? हर्षचरित्र। तो बाणभट्ट की पहली किताब आप याद कर लीजिए हर्षचरित्र, है ना। और दूसरी याद कर लीजिए कादंबरी।
दूसरी याद कर लीजिए कादम्बरी, ठीक है ना, तो दूसरी याद कर लीजिए कादम्बरी। बात क्लियर है? क्लियर है? तो पहली होगी कादम्बरी, है ना, अब पहली होगी कादम्बरी और दूसरी होगी हर्षचरित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो आपके पेपर में सीधे सीधे मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन को किसी ने हराया है क्या? ऐसा हमको बताता तो कोई नहीं है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं एहोल अभिलेख में, कहाँ जाते हैं? एहोल अभिलेख, एक अभिलेख है जिसे कहते हैं एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख में पता चलता है कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने, किसने मेरे बच्चे? चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, किसने भैया? नर्मदा नदी के किनारे किसको हरा दिया था? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन को हरा दिया था। इस बात का प्रमाण कौन सा अभिलेख देता है? तो आप कहेंगे एहोल। एहोल कहां पर पड़ता है? कर्नाटका में, है ना। एहोल कहां पर पड़ता है? आप कहेंगे सर जी कर्नाटका में। ये आपका हर्षवर्धन। अंतिम प्रश्न की चीनी यात्री, अंतिम प्रश्न है चीनी यात्री। चीनी यात्री देखिएगा, है ना, कैसे याद करते हैं? फांसी हुई, कैसे याद करते हैं? फांसी हुई, ऐसे याद कर लो, फांसी हुई, है ना। तो पहला चीनी यात्री कौन है? तो आप कहेंगे फाहयान। क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला चीनी यात्री कौन है? आप कहेंगे फाहयान। दूसरा चीनी यात्री कौन था? तो आप कहेंगे सीत सुंग, है ना। हा से क्या है? तीसरा कौन सा हो जाएगा? हुएनसांग। तीसरा कौन सा हो जाएगा? हुएनसांग। और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे इत सिंह। चौथा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे इत सिंह। समझ में आ गया? हाँ, आसानी से याद कर लिया जाएगा, बहुत आसानी से याद कर लिया जाएगा। फाहयान, सीतसुंग, हुएनसांग और इत सिंह। तो फाहयान किसके समय आया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है कि नहीं? तो किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। दूसरा, है ना, दूसरा सीतसुंग किसी राजा के दरबार में नहीं गया था और इत सिंह भी राजा के दरबार में नहीं गया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। याद रखना है आपको। तो पूछा जाएगा कि पहला चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या था? फाहयान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हुएनसांग किसके दरबार में आया था? आप कहेंगे हर्षवर्धन के दरबार में। प्राचीन इतिहास हो गया आपका खत्म, ठीक है। आपका जो प्राचीन इतिहास है वो आपका हो गया समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, ठीक है। अब किस पर बात करेंगे हम लोग? अब हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। किसकी बात करेंगे? मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे। बहुत आसान आसान से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, कठिन बनेंगे तो भी यहीं से बनेंगे, सरल बनेंगे तो भी यहीं से बनेंगे। अनुज गेमिंग बेटा पढ़ लो, है ना। मध्यकालीन इतिहास, हेलो हेलो कर रहे हो। मध्यकालीन इतिहास, अब देखिएगा मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसको समझना। पहले पहले क्वेश्चन समझना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा मध्यकालीन इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। तो भारत पर पूछा जाएगा, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम हमला, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम हमला किसने किया था? तो आप कहेंगे भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम हमला किया था अरब के लोगों ने, अरब के मुसलमान ने। याद रखिएगा, भारत पर सबसे पहले जो हमला था वो अरब के मुसलमानों द्वारा किया गया था, अरब के मुसलमानों के द्वारा, है ना। और उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। यहां तक याद रहेगा। तो भारत पर पहला अरबी मुस्लिम हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, एक था गजनी वंश, है ना। क्या था? गजनी वंश, जिसको हम लोग कहते हैं यामनी वंश, है ना। तो गजनी वंश या यामनी वंश की जो स्थापना है वो किसने करी थी? तो आप कहेंगे, है ना, क्या किसने की थी? आप कहेंगे अलप्तगीन ने की थी। किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। अलप्तगीन के मर जाने के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आप कहेंगे सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा था। और सुबुक्तगीन का बेटा था तीसरे नंबर का राजा, जिसका नाम था महमूद गजनी। क्या नाम था? महमूद गजनी। बस अब भारत पर हमला करने कौन आएगा? तो आप कहेंगे महमूद गजनी आएगा। बात समझ में आ रही है? भारत पर हमला करने कौन आएगा? आप कहेंगे महमूद गजनी आएगा। और इसने, है ना, बताया जाता है कि इसने कहा था कि हर वर्ष मैं एक हमला करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से 27 से ज्यादा हमले हो जाएंगे, लेकिन हम लोग को याद करना है गुजरात का सोमनाथ मंदिर का हमला 1025 ईस्वी, है ना। 1025 ईस्वी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और महमूद गजनी के साथ आएगा अल बरूनी। कौन आएगा मेरे बच्चे? अल बरूनी आएगा। कौन आएगा? अल बरूनी। अल बरूनी से प्रश्न बनता है कि बताइए किताब उल हिंद, कह देगा आपसे कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही? नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत पर पहला अरबी मुस्लिम हमला किसने किया, आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम हमला किसने किया, क्योंकि ये कौन थे, ये उनकी जाति क्या थी, कहेंगे तुर्क थे। तो भारत पर पहले तुर्की मुस्लिम हमला किसने किया, तो आप कहेंगे महमूद गजनबी ने किया। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारत में तुर्की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, भारत में तुर्की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, भारत में तुर्की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, अगर ये प्रश्न आपसे पूछेगा तब आपका उत्तर ये नहीं रहेगा, तब आपका उत्तर बदल जाएगा, तब आपका उत्तर आ जाएगा मोहम्मद गोरी। तब आपका उत्तर क्या आ जाएगा, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। बात समझ में आ रही है? तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोहम्मद गोरी। याद रखना है आपको। तो पूछा जाए कि भारत में तुर्की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तब आप कहेंगे मोहम्मद गोरी ने करी थी। और मोहम्मद गोरी ने जो युद्ध लड़े थे वो आपको याद कर लेने हैं। जैसे मोहम्मद गोरी से आपको जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो है आपका नंबर 1 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, एक सेकेंड, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। और फिर इसके बाद है चंदावर का युद्ध, है ना, 1194। ये हो जाएगा आपका। तो पहला क्या होगा, 1191 1192, तो ये युद्ध किसके साथ लड़ा जाएगा, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान के साथ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड। बेटा पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या है, पृथ्वीराज 1, पृथ्वीराज 2, पृथ्वीराज 3, पृथ्वीराज 4 ऐसे करके दिया जाएगा, तो फिर आप फंस जाएंगे ना। क्या कहेंगे, पृथ्वीराज थर्ड, है ना। और दूसरा भी किससे लड़ा गया, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड से ही लड़ा गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पहले में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया था, और दूसरे में क्या हुआ था, बंदी बना लिया गया। दूसरे में क्या हुआ बड़े बच्चे, बंदी बना लिया गया। चंदावर के युद्ध में क्या हुआ, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था। किसको हराया था, कन्नौज के राजा जयचंद्र को पराजित किया था। कन्नौज के राजा जयचंद्र को पराजित किया था किसमें, मोहम्मद गोरी ने, है ना। इसमें तो अंत में सब में, है ना, अगर आपसे पूछा जाए अंत में जीता कौन इस वाले में, कहेंगे मोहम्मद गोरी जीता, और मोहम्मद गोरी ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद मोहम्मद गोरी के समय ही आपने सुना होगा ना कि जो अजमेर शरीफ गए हो, अजमेर शरीफ, तो अजमेर शरीफ किसकी दरगाह है, जल्दी बताइए। अजमेर गए होगे तो अजमेर किसकी दरगाह है, तो आप कहेंगे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। तो जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है ना, वो इसी के साथ भारत आए थे। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो आप कहेंगे, है ना, मोहम्मद गोरी के साथ ही वो भारत आया था। मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर, देखा जाए तो सिक्कों पर एक तरफ तो कलमा खुदवाया था, लेकिन दूसरी तरफ क्या किया था, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का चित्र बनवाया था, लक्ष्मी जी का चित्र बनवाया था। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मोहम्मद गोरी जब मर गया, जब मोहम्मद गोरी बेटा मर गया, मोटो यादव सर, माय नेम इज अंजलि कनौजी, ठीक है ना। जब मोहम्मद गोरी मर गया तो इसके बाद क्या शुरू हुई थी, गुलाम वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत, बस यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री आपके पेपर में बहुत कम आती है, 2 प्रश्न आ सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हिस्ट्री के आपके, है ना, 7 से 8 प्रश्न आएंगे, है ना। हिस्ट्री में आपके 7 प्रश्न के आसपास आते ही आते हैं, यानी कि आपने अगर ये पढ़ लिया हमारी क्लास, तो 7 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। कोई माइकल हल करा नहीं सकता पूरी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, इसी बार में कराऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। सर को बुलाओ, कब स्टार्ट करो, सर को बुला, बोले सर को, हाँ करो, आइए सर स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो ये बात समझ में आई। आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं, तो दिल्ली सल्तनत क्या है मेरे भाई, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वंश चला था, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश चला था, देखिएगा, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो है उसको कहते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो है उसे क्या कहते हैं, गुलाम वंश। दूसरा खी से क्या है, खिलजी, पहला गुलाम हो गया, दूसरा क्या होगा, खिलजी। तीसरा क्या होगा, तू से तुगलक, तुगलक। चौथा सा से क्या हो गया, सै से सैयद। और पांचवा क्या हो गया, लोधी, पांचवा क्या हो गया, लोधी। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही कह देगा, इनको क्रम से लगाइए,
सबसे पहले आपसे यही कह देगा कि इन वंशों को क्रम से लगाइए। तो कैसे याद कर लेंगे? गुखितु सैलो या गुड़ खा तसले में, जैसे मन में आए वैसे कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसने कब तक शासन किया? तो 1206 से लेकर 1210, 1211 से लेकर 1236, 1236 से लेकर 1200, अच्छा सॉरी हम आपको बताने लगे हैं, राजा का समय काल बताने लगे हैं। 1206 से 1290, एक सेकेंड, हाँ 1206 से 1290, 1290 से लेकर 1320, 1320 से लेकर 1414, 1414 है ना, 1414 से लेकर 1451, 1451 से लेकर 1526, ये आपका है ना। तो सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, बस 10 मिनट में स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। आधुनिक इतिहास पूरा निपटा दीजिएगा शुरू से, और स्पीड से खींच के खत्म कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत लंबा नहीं खींचना, पेपर लगा बच्चों का। तुगलक वंश क्या है? 94 वर्षों तक, सबसे लंबे समय तक चला था। तो कितने वर्षों तक चला था मेरे बच्चे? 94 वर्षों तक चला था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी रुक जाओ आधे घंटे। हाँ, तो गुलाम वंश, अब देखते हैं गुलाम वंश में क्वेश्चन सुनने देगा, समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी को कहते हैं लाख बख्श। इसी को क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं, क्योंकि लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप कहेंगे इसकी मृत्यु हुई थी, है ना, घोड़े से गिरकर। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप कहेंगे घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी मेरे बच्चे? मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाइएगा। और अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश। तब आपका आंसर क्या जाएगा? इल्तुतमिश। तब आपका आंसर क्या जाएगा मेरे भाई? इल्तुतमिश आ जाएगा। और इल्तुतमिश ने दो अरबी सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने 2 अरबी सिक्के चलवाए थे, एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। इसने 2 अरबी सिक्के चलवाए थे, एक का नाम क्या था मेरे बच्चे? टंका, और एक का नाम क्या था? जीतल। बड़े दिल के सन उड़ रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। जो भी दिल के सन उड़ा रहा है, और यहां से हमें हार्ट बीट दिख रही है, खट 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 खट। अनिल गोटुर, लव फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटका में नमस्ते को क्या कहते हैं कन्नड़ में? लिख के दिखाओ जरा सा, है ना। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। उसने अरबी सिक्के चलवाए थे, एक का नाम था टंका और एक का नाम था मेरे बच्चे जीतल। अगली बात समझिएगा, इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था। 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था। 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या था? तुर्कानी ए चहलगानी। जिसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे तुर्कानी ए चहलगानी। याद रखिएगा, तुर्कानी ए चहलगानी, या चालीसा या चरगान, कुछ भी कह सकते हो, है ना। यहां तक आपको बात समझ में आई। और अंतिम प्रश्न इल्तुतमिश से सिर्फ इतना बनता है कि इल्तुतमिश ने, देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार, देखिएगा यहाँ पे कुतुब मीनार से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कुतुब मीनार का कार्य शुरू किसने करवाया था, तो आप कहेंगे सर कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बच्चे सुनिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कहा जाए इसका काम पूरा किसने करवाया था? इसका काम पूरा किसने करवाया था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार की 4थी मंजिल पर बिजली गिर पड़ी थी, तो उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार की अंत में मरम्मत करवा के इसको 5 मंजिल कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया दिया मेरे बच्चे? फिरोज शाह तुगलक ने। तो बस यहीं पर इसका उत्तर हो जाता है कि बताइए कुतुब मीनार में कुल कितने राजाओं का हाथ है? तो आप कहेंगे 3 राजाओं का। क्लियर है? तो ये हो जाता है। इसका इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी जो है वो गद्दे पर बैठ जाएगी। वैसे बीच में लोग बैठते हैं, लेकिन यहां पर आएगा रजिया। रजिया वही है जो गुंडों में फंस जाती है ना, और बड़ा दिक्कत होती है। इसके भाई इसको मरवा देते हैं, है ना, कैथल हरियाणा के पास। उसकी कहानी अलग है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? एकमात्र महिला सुल्तान कौन सी थी? तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान। बस इतना आपको याद कर लेना है ना। इसके बाद आपका आता है बलबन।
इसके बाद क्या आता है मेरे बच्चे, बलबन आता है। इसके बाद क्या आता है, बलबन आता है। क्या आता है मेरे भाई, बलबन आता है। और बलबन से 2 ही 3 प्रश्न आपको याद करने हैं। पहला कि इसने जो चालीसा दल था, जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनवाया था, उसको समाप्त कर दिया था। इसने जो चालीसा दल बनवाया था उसने समाप्त कर दिया था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन, है ना, इसने रक्त एवं लौह की नीति या लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने कहा जब भी मैं किसी नीच व्यक्ति को देखता हूं या गरीब व्यक्ति को देखता हूं, मेरी नाड़ी में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हो, यानी कि इसका एक ही मकसद है, गरीबी ना हटाओ, गरीब को हटा दो, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, आपको याद रखना है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और इसने ही जिल्ले इलाही की उपाधि लेने वाला, जिल्ले इलाही, है ना, जिल्ले इलाही की उपाधि लेने वाला ये पहला शासक था। जिल्ले इलाही की उपाधि लेने वाला क्या था, ये प्रथम शासक था। जिल्ले इलाही की उपाधि लेने वाला ये प्रथम शासक था। बलबन ने ही क्या किया था, राजत्व सिद्धांत दिया था। राजत्व सिद्धांत, डिवाइनशिप थ्योरी, इसी ने सबसे पहले डिवाइनशिप थ्योरी दी थी कि ईश्वर के बाद अगर कोई है तो मैं ही हूं, ठीक है ना। बस बलबन से काम खत्म हो गया। अब इसके बाद गुलाम वंश काम खत्म हो गया। इसके बाद आता है खिलजी वंश। इसके बाद क्या आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश में सिर्फ आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद इसका अगला राजा कौन बनेगा, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से सिर्फ एक प्रश्न आपको याद करना है। सर जी क्या कर रहे हो, क्या आवाज आ रही, बाहर जा रही, अच्छा हमसे गेम खेल रहा क्या कोई। हाँ, तो संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद अगला राजा कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन क्या बनता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले किसने शुरू करी थी, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, जमायत खान मस्जिद, जमायत खान मस्जिद, सीरी का किला, सीरी का किला, ये सारी किसने बनवाए थे, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। बात समझ में आ रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी से सिर्फ इतना याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। एक नया सर हमने सूत्र बनाया है, गुलाब खिला तब सब लोग आए। अच्छा चलिए आगे बढ़े। अगला तो खिलजी हो गया। इसके बाद तुगलक में आ जाओ, इसका तुगलक में आ जाओ। तुगलक के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन याद कर लो। गयासुद्दीन तुगलक को एक गाजी कहते हैं, और इसकी जो मृत्यु थी वो, है ना, उसकी जो मृत्यु थी वो महल गिर जाने से हुई थी। लकड़ी का महल था, वो गिर गया था तो इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। दिल्ली के पास 8 किलोमीटर जाएंगे ना, तो वहां पे तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर एक अफगान नाम का गांव था, है ना। वहीं पर अहमद रियाज ने इसे बनाया था। वो सब आपको कहानी नहीं पढ़नी है। गयासुद्दीन तुगलक वो पहला शासक था, प्रथम शासक था जिसने जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी। बस इतना याद कर लीजिए, सिंचाई के लिए नहर। गयासुद्दीन तुगलक वो पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी, और इसने अपने नाम पर तुगलकाबाद नगर बसाया था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी इसने, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी, ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा। अगला राजा होता है इसका मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। इसका जो अगला राजा होता है वो होता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी बस उपाधियां याद कर लीजिए। 2-3 उपाधियां बता रहा हूं वो याद कर लीजिए, और इसके जो 4 कार्य बताऊंगा जो कि असफल हो गए थे। बस मोहम्मद बिन तुगलक से इतने क्वेश्चन बनेंगे। इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। इसने क्या किया था, चमड़े के सिक्के चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उपाधियां क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सनकी सुल्तान। इसको क्या कहते हैं, सनकी सुल्तान। सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, विस्मयकारी मिश्रण, है ना। सनकी सुल्तान, असफलताओं का बादशाह, असफलताओं का बादशाह। एक विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको धनवानों का राजकुमार कह दिया है। धनवानों का राजकुमार कह दिया है, उसकी बात अलग है, बताऊंगा कभी और, है ना। तो ये सब इसकी उपाधियां, इसको याद रखिएगा। असफलताओं का बादशाह, विद्वान, मूर्ख, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो भी काम करता था सब उल्टा हो जाता था। जैसे इसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया,
सबको दिल्ली से दौलताबाद ले गया, फिर वापस लेकर आया, है ना, राजधानी परिवर्तन किया, बेकार हो गया। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने दोआब कर में 50% की वृद्धि कर दी, दोआब कर में 50% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और वृद्धि करते नदियां भी सूख गई, अकाल पड़ गया, बेकार हो गया ये सब काम। तीसरा इसने क्या किया, तीसरे इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा के रूप में जैसे चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे इसने, है ना, जैसे तांबे के सिक्के चलवा दिए थे, पीतल के सिक्के चलवा दिए थे। तो जैसे कि अगर हम लोग इतिहासकार फरिश्ता की बात करें तो इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं कि पीतल के सिक्के चलवा दिए थे, है ना। इतिहासकार बनने की बात करें तो कहते हैं तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। तो कुछ लोग कहते हैं तांबा पीतल मिला के चला दिया था तो दोकानी सिक्का हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, आपको इतना कठिन नहीं पढ़ना है ना। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, दोआब कर में 50% की वृद्धि, है ना। और चौथा याद कर लो, कराची लाहौर खुरासान अभियान, कराची लाहौर खुरासान अभियान, है ना। तो ये सारे के सारे जिसने जितने भी नियम बनाए या जितने भी इसने कार्य सोचे वो सब असफल हो गए, है ना। तो एमबीटी को सबसे असफल राजा घोषित कर दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे असफल राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये सबसे पढ़ा लिखा था बेटा, ये सबसे पढ़ा लिखा था। जैसे आप ही हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, लोग कितनी कितनी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर में जाते वक्त उसका पेपर खराब हो जाता है। कितनी बिल्कुल धुआंधार तैयारी करके जा रहे होते हैं, लेकिन पेपर में जाते समय पेपर गुड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, समय खराब है, समय बहुत बलवान होता है। तो समय खराब है तो सब खराब हो जाता है, कहने का ये तात्पर्य है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, तो ये तुगलक हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो सर्वाधिक, सुनिएगा सिर्फ एक ही प्रश्न है, पहला सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला, सर्वाधिक सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला, सर्वाधिक आम के बगीचे लगवाने वाला, है ना, सर्वाधिक आम के बगीचे लगवाने वाला, या फिर कह सकते हैं सर्वाधिक बाग लगवाने वाला, सर्वाधिक नगरों की स्थापना करने वाला, सर्वाधिक दास रखने वाला। समझ में आ गया? इनका एक ही राजा है, फिरोज शाह तुगलक। इसके पास कह सकते हैं 1,80,000 दास थे, 1,80,000 दास थे। समझ रहे हो ना, 1,80,000 दास। ठीक है, तो इतने दास हमारे पास हो जाएं तो हम कभी उदास ना हो, हैं। फिरोज शाह तुगलक से अंतिम प्रश्न, क्या इसके कुछ विभाग हैं उसको याद कर लीजिए। नंबर 1 दीवाने बंदगान, तो जो दीवाने बंदगान है वहां पे दास विभाग के लिए है। दूसरा है ना, दूसरा है आपका जैसे खैराती अस्पताल था जहां पे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था, दार उल सफा कहते थे उसे, दार उल सफा कहते थे। ये क्या था? खैराती अस्पताल था जहां पे लोगों का मुफ्त इलाज होता था। ठीक है, दीवाने बंदगान, है ना। दीवाने इस्तिहाक याद कर लीजिए, दीवान ए इस्तिहाक। जितनी आप पढ़ाई सरल सोचते हो बेटा उतनी पढ़ाई सरल नहीं है। ठीक है, आपसे होशियार होशियार लोग पेपर देने जाएंगे और आप फिर रह जाओगे। बस ये 3 याद कर लीजिए, दीवाने बंदगान, दारुल सफा, दीवाने इश्तिहाक, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तुगलक वंश, है ना। फिर इसका जाएगा सैयद वंश, फिर आपका जाएगा सैयद वंश। इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इसकी स्थापना खिज्र खां ने की, एक याद रखिएगा, इसकी स्थापना खिज्र खां ने की। फिर सीधे आ जाएगा लोधी वंश। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? लोधी वंश। लोधी वंश में संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोधी, बहलोल है, बहलोल लोधी। ठीक है, और इसने अपने नाम पर बहलोली सिक्के भी चलवाए थे। इसके बाद आ जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना करी थी। 1504 में क्या थी? आगरा की स्थापना करी, वहीं पर आपका ताजमहल भी है। फिर इसके बाद लास्ट हो जाएगा इब्राहिम लोधी। लास्ट क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसने लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा था? 1526 ईस्वी में। जीता कौन था? तो कहेंगे बाबर। और हारा कौन था? इब्राहिम लोधी, है ना। इसके पहले इब्राहिम लोधी का एक बार और युद्ध हो चुका था 1500, कब? 1518 में। ठीक है ना, मेवाड़ के राजा राणा सांगा से हो गया था, उसमें अपना बायां हाथ खो दिया था उन्होंने, वो अलग बात है। तो यहां तक बात समझ में आएगी। तो यहां पर आपको पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अब इसके बाद बाबर आ जाएगा, और बाबर किस वंश की स्थापना करेगा? तो आप कहेंगे मुगल वंश। बाबर किस वंश की स्थापना करेगा? तो आप कहेंगे मुगल वंश, है ना। तो मुगल वंश से ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मुगल वंश से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आपकी स्टार्ट होगी आधुनिक इतिहास, और अगले 1 घंटे में आपका ये पूरा आधुनिक इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। अगले 1 घंटे में सिर्फ जो पेपर में आना है सिर्फ वही पढ़ेंगे, सिर्फ वही। या फिर एक काम करते हैं ना, या फिर एक काम करते हैं
कि हम आपको मुगल काल के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद आधुनिक इतिहास का हम लोग अगला लेक्चर ले लेंगे 4 बजे के आसपास, तब तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई क्लास चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी लोग भी कम है, ठीक है ना। 200 300 400 में मजा नहीं आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो आप लोग मुगल काल एक बार देख लेते हैं फटाक से, मुगल वंश देख लेते हैं फटाक से, जो आना है पेपर में मुगल वंश। फिर आधुनिक इतिहास को अलग 1 घंटे में खत्म किया जाएगा। मुगल वंश देख लेते हैं। तो मुगल वंश में क्या है, संस्थापक कौन है, बाबर। अब बाबर के युद्ध देख लीजिए, बाबर के युद्ध देख लेते हैं। क्या होता है, हम लोग जब कोई मेहमान आता है, जब कोई हम लोग क्या मेहमान आता है तो हम उसको क्या देते हैं, पानी देते हैं। पहले पानी देते हैं, इसके बाद खाना देते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, पानी पीकर, सूत्र क्या हो जाएगा, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। बस ये याद कर लेना, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। तो पानी मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। खाना मतलब खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। चंदेरी मतलब चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और घाघरा मतलब घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ था, 1526। ये कब हुआ, 1527। ये कब हुआ, 1528। ये कब हुआ, 1529। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, जो पानीपत के, अब देखो इन सब में जीत किसकी हुई है, इन सब में जीत हुई है बाबर की। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन हारा था, तो आप कहेंगे इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन हारा, तो आप कहेंगे इब्राहिम लोधी। खानवा के युद्ध में कौन हारा, मेवाड़ का राजा राणा सांगा। कौन हारा, मेवाड़ का राजा राणा सांगा। चंदेरी के युद्ध में कौन हारा था, तो आप कहेंगे मेदिनी राय, राजपूत राजा था मेदिनी राय। इसके बाद घाघरा के युद्ध में कौन हारा था, अफगान। घाघरा के युद्ध में कौन हारा था, आप कहेंगे अफगान। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, कौन सा युद्ध, है ना। देखते हैं बेटा हरिपुरा जी, ठीक है। तो आपका देखते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, आप कहेंगे घाघरा का युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, यहाँ पे खत्म हो गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन और पूछा जाएगा, बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी है। बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, जो कि किस भाषा में है, आप कहेंगे तुर्की भाषा में। इसका फारसी में अनुवाद किया गया और नाम रख दिया गया बाबरनामा। फारसी में अनुवाद क्या किया गया, बाबरनामा, ठीक है। बस बाबर का बेटा कौन था, आप कहेंगे हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था, आप कहेंगे हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं से क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले आपका एक ही 2 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हुमायूं के 2 युद्ध बहुत फेमस हैं। एक है आपका चौसा का युद्ध, हुमायूं के 2 युद्ध बहुत फेमस हैं। एक है चौसा का युद्ध 1539 और एक है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, है ना। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी जीता था, शेरशाह सूरी जीता था। और इसमें भी शेरशाह सूरी जीता था, इसमें भी क्या हुआ था, शेरशाह सूरी जीता था। तो दोनों युद्ध में जीत किसकी हुई है, तो कहेंगे शेरशाह सूरी में। बस अंतर यह है कि पहले युद्ध में हुमायूं भागा नहीं था देश छोड़ के, लेकिन दूसरे युद्ध में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भागना पड़ा था उसको, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इसने जीटी रोड का निर्माण करवाया, है ना। इसने क्या किया भैया, इसने तांबे का दाम चलवाया, तांबे का एक नया सिक्का दाम चलवाया, है ना। इसके बाद तांबे का दाम चलवाया, है ना। इसने चांदी का रुपया चलवाया, इसने क्या चलवाया, चांदी का रुपया चलवाया और तांबे का दाम चलवाया। इसके बाद शेरशाह सूरी से बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग को याद करना है कि शेरशाह सूरी से और क्वेश्चन क्या बनेगा। इसने अपना अंतिम अभियान, शेरशाह सूरी ने जो अपना अंतिम अभियान है वो कालिंजर के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ, कालिंजर के खिलाफ। और कालिंजर कहाँ पड़ता है, बांदा में। कालिंजर कहाँ पड़ता है, बांदा में। याद रखिएगा, अंतिम अभियान कालिंजर या बांदा के खिलाफ लड़ा था और वहीं पर शेरशाह सूरी की बारूद के ढेर पर मृत्यु हो गई थी, बारूद के ढेर पर मृत्यु हो गई थी, बारूद के ढेर पर मृत्यु हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसकी उक्का नाम की तोप थी वो फट गई थी, उक्का नाम की जो तोप थी वो क्या हो गई थी, फट गई थी। और उक्का नाम की जब तोप फटी तो बारूद के ढेर पर ही वो सारे स्वाहा हो गए और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी ने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा लिया था,
अपना मकबरा मरने से पहले बनवा लिया था, मकबरा मृत्यु से पूर्व बनवा लिया था। और कहाँ बनवाया था? तो आप कहेंगे सासाराम में। कहाँ बनवाया था? सासाराम में बनवाया था। और सासाराम कहाँ पड़ता है? कहेंगे बिहार में। मृत्यु से पहले, मरने से पहले मकबरा बनवा लिया था। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये हो गया हुमायूं। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? हुमायूं हो गया, है ना। इसके बाद आता है अकबर। इसके बाद क्या आता है? अकबर आता है। अकबर से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अकबर से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बहुत आसानी समझिएगा अकबर से। सबसे पहला, 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त करी। दास प्रथा समाप्त करी, बहुत सुनिएगा, दास प्रथा समाप्त करी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जल्दी सुनिएगा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर, है ना। फिर इसके बाद 1572 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली। फतेहपुर सीकरी बना ली, अपनी राजधानी क्या बना ली? फतेहपुर सीकरी बना ली। 1575 में इसने मनसबदारी प्रथा शुरू करी। मनसबदारी प्रथा शुरू करी। 1575 में ही इबादत खाना, यानी इबादत खाना मतलब क्या है? प्रार्थना भवन। इबादत खाना का मतलब क्या है? प्रार्थना भवन। इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1579 में इसने मजहर की घोषणा कर दी कि धार्मिक मामले अब हम संभालेंगे। 1580 में इसने, है ना, 1580 में इसने क्या कर दिया था? इसने क्या किया? जल्दी बताओ। 1580 में इसने क्या किया? जल्दी से, सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म स्टार्ट किया। इसका नाम क्या था? 1580 में क्या था? 1582 में, तो आप कहेंगे 1582 में, ठीक है ना। पर 1580 में क्या किया था? भू राजस्व प्रणाली अपनाई। भू राजस्व प्रणाली अपनाई। कौन सी प्रणाली थी? 10 वर्ष की, 10 वर्षीय भू राजस्व प्रणाली अपनाई। 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के आधार पर ही राजस्व इकट्ठा किया जाएगा औसतन, ठीक है ना। और ये इसका कौन संभाल रहा था? कहेंगे टोडरमल। ये सब कौन संभाल रहा था? आप कहेंगे इसका दरबारी टोडरमल संभाल रहा था। 1582 में इसने दीन ए पनाह नाम का, दीन ए पनाह कह रहे हैं, सॉरी, दीन ए इलाही नाम का एक धर्म चलवाया। और 1583 में इसने इलाही कैलेंडर चलवाया, इलाही संवत चलवाया। इसके बाद अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनका सूत्र क्या है? बात बात MDH। ये 9 लोग हैं। बात बात MDH। कौन कौन होगा बताओ? इस बात बात MDH में कौन कौन होगा? जल्दी से, इस बात बात MDH में कौन होगा? देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से देखेंगे। सूत्र क्या बताया हमने आपको? बात बात MDH, है ना। बीरबल, अबुल फजल, बीरबल अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं इसे, खान खाना, तानसेन, M से मान सिंह, D से मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, और H से हकीम हुकाम। H से क्या हो जाएगा? हकीम हुकाम। ये आपके क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे? 9 लोग हो जाएंगे। ये नवरत्न हो जाएंगे। नवरत्न आपके पेपर में आएगा और आपको याद कर लेना है ना। बात बात MDH, ठीक है। तो ये आपका हो गया अकबर। इसके बाद अकबर का मकबरा पूछा जाएगा। अकबर का मकबरा पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में, ठीक है, आगरा में, ठीक है। इसके बाद अकबर के बाद और भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था, जो कि आपका दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हाजी बेगम ने बनवाया था, दिल्ली में, है ना। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जहांगीर। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? जहांगीर। जहांगीर से सिर्फ 2 प्रश्न याद करने हैं कि जहांगीर से सबसे पहला प्रश्न कि यह न्यायप्रिय था। जहांगीर सबसे ज्यादा क्या था? न्यायप्रिय था।
जहांगीर ने क्या किया था, आगरा में जो शाहबुर्ज है नदी के किनारे जंजीर की घंटी लगवाई थी, जंजीर की घंटी लगवाई थी, या न्याय की जंजीर लगवाई थी कह सकते हैं। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। कैप्टन हॉकिंस इसी के दरबार में आए थे, है ना, कैप्टन हॉकिंस इसी के दरबार में आए थे 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद शाहजहां की बात करें, शाहजहां की बात करें तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इसने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवाई थी, जिसमें ताजमहल शामिल है, जिसमें दिल्ली का लाल किला शामिल है, दिल्ली का लाल किला शामिल है ना, आगरा का ताजमहल शामिल है ना। इसके बाद आगरा, अगर आपसे पूछा जाए आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई तो आप कहेंगे शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा में दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाया था तो आप कहेंगे शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम दीवाने खास ये सब आपका उसी से याद करना है, ठीक है। फिर लाल किला हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे समझते रहिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया है, आगरा का किला या आगरा का लाल किला, अगर आगरा का किला या आगरा का लाल किला की बात की जाएगी तो अकबर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा आगरा की जो मोती मस्जिद है, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी तो आप कहेंगे शाहजहां ने। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, लाल किले के अंदर जो सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, तब आपका आंसर आ जाएगा औरंगजेब, तब आपका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। याद रखिएगा अलग अलग आंसर अलग अलग जगह अलग अलग लगाने हैं, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने यहां पर इस वाले पार्ट को भी खत्म किया जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझ में आ गया ना। इस वाले पार्ट को भी हम लोगों ने अच्छे से समाप्त किया। अब इसके बाद औरंगजेब आता है, अब इसके बाद क्या आता है औरंगजेब, औरंगजेब। तो याद रखिएगा औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर, आलमगीर। याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर कहा जाता है, पक्की बात है 100% याद रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने पर्दा प्रथा, संगीत, नृत्य, ठीक है ना, गाना बजाना, ठीक है, और इसके बाद समारोह उत्सव, ठीक है, और ये सारी चीजें जो थी वो सब बंद करवा दी थी, है ना। इसने औरंगजेब ने जो भी कर हुआ करते थे, है ना, लगभग इसने मान के चलिए कि इसने 84 प्रकार के करों को हटा दिया था, 84 प्रकार के जो कर थे वो हटा दिए गए थे, ठीक है। और इसने शरीयत के अनुसार अपना काम किया था, शरीयत के अनुसार इसने औरंगजेब ने अपना काम किया था। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन औरंगजेब से तो बहुत ज्यादा नहीं बनता है, औरंगजेब से आलमगीर वाला क्वेश्चन बनता है, जिंदा पीर वाला बनता है, इसने क्या क्या समाप्त कर दिया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। और इसने जजिया कर को फिर से शुरू करवा दिया था, जजिया कर शुरू करा दिया था फिर से इसने। शाहजहां ने जो था वह आना सिक्के चलवाए थे, आना जानते तो 4 आना 5 आना, तो जो आना नाम का सिक्का था वो शाहजहां ने चलवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आना नाम का सिक्का किसने चलवाया था तो आप कहेंगे शाहजहां ने चलवाया था, पक्की बात है, क्लियर है, जल्दी बताएंगे। हाँ बेटा, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति भी औरंगजेब ही प्रदान करेगा, ठीक है। और बाकी बाकी आपका जैसे मराठा और ये सब जो पार्ट आता है वो आपके पेपर में नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद सीधे हम लोग जब आधुनिक वाले पार्ट में आएंगे, आधुनिक इतिहास वाले पार्ट में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे शुरुआत से बिल्कुल गवर्नर जनरल और वायसराय से, है ना, या फिर यूरोपियों के आगमन से। तो वहीं पर आपको बता देंगे हम यूरोपियन के आगमन से, यूरोपियन के आगमन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, और यहीं से हम लोग बात करेंगे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया। पुरंदर संधि बेटा बताई जाएगी 1665 वाली जो है ना, मराठों के साथ औरंगजेब ने करी शिवाजी के साथ, ठीक है, क्लियर।
तो हम लोगों ने प्राचीन पढ़ा और हम लोगों ने मध्यकालीन पढ़ा। अब आधुनिक 1 घंटा पूरा लगेगा आधुनिक वाले पार्ट में, तब तक शाम को स्टार्ट करते हैं, है ना। शाम को क्लास स्टार्ट करते हैं आधुनिक वाली, और उसमें 1 घंटे में आपको पूरा आधुनिक या 1.5 घंटे में आपको पूरा आधुनिक पढ़ा दिया जाएगा। तो लगभग 3 घंटे की क्लास में आपको, है ना, पूरा का पूरा इतिहास का पुलिंदा मिल जाएगा और बस आपका पेपर खत्म। ठीक है। पीडीएफ आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में आज की जो डेट है वहां पर आप जाएंगे, जहां पर फ्री पीडीएफ लिखा होगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे जो मैं आपको पढ़ाया हूं। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, खाना वाना खाने के बाद फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपको बैच वैच चाहिए होगा तो आप जो हम लोग अपना जो नंबर है उस पर आप कॉल कर लिया करिए। ठीक है, जो भी बैच चाहिए, जो भी नया बैच चाहिए, कुछ भी कोई दिक्कत हो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो 34 पेज हम लोगों ने आज पढ़े। हम लोग यहाँ पे 34 पेज पढ़े पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग शाम को फिर में आएंगे, संविधान खत्म करेंगे, उसके बाद आएंगे भूगोल खत्म करेंगे, धीमे धीमे सब खत्म कर देंगे यार। आपके पेपर तक हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, कंप्लीट, है ना। आपका 1 2 3 4 5 यानी कि 7 क्लास लेंगे आपकी। इन 7 क्लासेस में आपका ये क्रैश खत्म कर देंगे। जो क्रैश कोर्स है ना, ये जो क्रैश कोर्स है वो सीधे पेपर में जो मिलने वाला है, सीधे मिलेगा पेपर में, सीधे पेपर में मिलेगा, सीधे पेपर में मिलेगा। समझ रहे हो मेरे भाई। ठीक है, ये 7 क्लासों में आपकी खत्म कर देंगे।